नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी ट्यूब बैक पर, जहां आपको मिलेगा ढेर सारी कहानियां और नोवेल का समावेश। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि ध्रुव को आसमानी सौदा मीनार के पीछे के मालिक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस आधे महीने के दौरान ध्रुव ने सराय से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला था। उसकी सारी शक्ति उस अवतार पर लगी हुई थी जिसे उसने बड़ी मुश्किल से बनाया था। आधे महीने पहले बूढ़े नाथ के साथ बड़ी लड़ाई के दौरान शून्य बिजली तालाब न्योते के अलावा बूढ़े नाथ ने उसे माफी के रूप में एक क्रिस्टल भी दिया था। जब ध्रुव ने उसे एक हाथ से पकड़ा तो उसकी चमकदार आंखों ने उसे अच्छी तरह से परख लिया था। तुरंत ही ध्रुव की आंखों की गहराई में एक चमक दौड़ गई। वह क्रिस्टल असल में एक अग्निमूल शक्ति का ज्वाला क्रिस्टल था। ध्रुव बेहद शांत था। उसने उसे जल्दी से दूर रख दिया और बूढ़े नाथ से कुछ और नहीं कहा था। उस रात प्राचीन नील शहर में एक और हंगामा न मचाने के लिए ध्रुव ने प्राचीन नील शहर छोड़ दिया था और अंतहीन गहरे पहाड़ों में चला गया। दूसरा अवतार भी सफलतापूर्वक निर्मित हो गया था। हालांकि पहाड़ों में रहने वाले अनगिनत जानवर भयानक अंदरूनी शक्ति लहर द्वारा मारे गए। यही वजह थी कि ध्रुव को आसमानी सौदा मीनार के पीछे के मालिक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी वजह से ध्रुव को लगा कि आसमानी सौदा मीनार का मालिक कोई सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी होगा। आखिरकार, अगर किसी के पास इतना मजबूत दल बनाने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है तो इस प्राचीन नील शहर में जिंदा रहना नामुमकिन है। हो सकता है कि आसमानी सौदा मीनार में शक्तिदेव द्वारा बनाया गया कवच भी उसी मजबूत व्यक्ति ने बनाया हो। इतना सोचते सोचते ध्रुव के दिल में गहरा सदमा लग रहा था। उसके चेहरे के भाव भी लगातार बदल रहे थे। वह आदमी सचमुच ध्रुव मिलना चाहता था। यह वाकई अविश्वसनीय था। जब सामने खड़े बुजुर्ग ओजस ने यह देखा तो उनके हाव भाव नहीं बदले। हालांकि मन ही मन वे जोर से हौंस पड़े थे। बुजुर्ग ओजस ने गला साफ किया और अपने मन की भावनाओं को शांत किया। उन्होंने फिर से मुंह खोला और हौंस पड़े। भाई ध्रुव, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आप जाने को तैयार हैं? मेरे स्वामी वास्तव में आपसे मिलना चाहते हैं। बुजुर्ग ओजस की बातें सुनकर ध्रुव के मुंह का कोना अनायास ही 2-3 बार फड़क गया। उसने चाहा कि पलटकर भाग जाए। कौन जाने ये कोई जाल हो। अगर वो जाने के बाद वापस न लौटे तो मजा नहीं आएगा। हालांकि ध्रुव अपने दिल में असहाय महसूस कर रहा था। अगर दूसरा पक्ष वास्तव में उसके साथ कुछ करना चाहता था तो ऐसा लग रहा था कि शक्तिदेव की ताकत के कारण उसके पास जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता नहीं होगी। हालांकि घोरस, एक अथाह ताकत वाला बूढ़ा आदमी, उसके शरीर में था। फिर भी ध्रुव समझ गया कि घोरस एक जिद्दी बूढ़ा आदमी है। उसे मदद के लिए राजी करना नामुमकिन था। ध्रुव मन ही मन जोर से हौंसा। ऐसा लग रहा था कि उसके पास उस व्यक्ति का निमंत्रण स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जवाब देने के बाद ध्रुव ने कोई अनावश्यक तैयारी नहीं की। वह बुजुर्ग ओजस के पीछे आसमानी सौदा मीनार तक गया। रास्ते में ध्रुव ने बुजुर्ग ओजस से उस व्यक्ति के बारे में घुमा फिराकर पूछा। हालांकि बुजुर्ग ओजस ध्रुव की तीक्ष्णता से शर्म से लाल हो गए, फिर भी उन्होंने ध्रुव के सवालों का स्पष्ट जवाब दिया। इससे ध्रुव पूरी तरह से अनजान रह गया। कुछ ही देर बाद वे दोनों आसमानी सौदा मीनार के सामने पहुंच गए। ध्रुव का गला अनायास ही घूम गया जब उसने एक असली शक्तिदेव की आभा महसूस की। उसका चेहरा थोड़ा असहज था। प्रवेश द्वार पर पहुंचकर बुजुर्ग ओजस ध्रुव को आसमानी सौदा मीनार की 6ठी मंजिल पर ले जाने ही वाले थे, जहां पहले कभी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं गया था। लेकिन इसी समय आसमानी सौदा मीनार से लोगों का एक समूह तेजी से बाहर निकला। ये सभी लोग आसमानी सौदा मीनार के मेहमान थे।
हालांकि इस समय वे उदास चेहरे लिए बाहर चले गए। बुजुर्ग ओजस ने उनकी उपेक्षा की। वह बस किनारे खड़े होकर उनके जाने का इंतजार करते रहे। बुजुर्ग ओजस के अचानक प्रकट होने से यह समूह स्पष्ट रूप से चौंक गया था। उनमें से सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल एक विद्वान था। बुजुर्ग ओजस जैसे सच्चे शक्तिदेव के सामने उनका स्वभाव बिल्कुल भी उग्र नहीं था। जब उन्होंने बुजुर्ग ओजस को देखा तो दर्जनों फीट दूर होने के बावजूद उन्होंने बुजुर्ग ओजस को आदरपूर्वक प्रणाम किया। हालांकि जब उन्होंने बुजुर्ग ओजस के बगल में ध्रुव को देखा तो उनके भाव एक बार फिर बदल गए। तुरंत ही लोगों का वह समूह जिसने अभी अभी बुजुर्ग ओजस को आदरपूर्वक प्रणाम किया था, थोड़ा पीछे मुड़ा और एक बार फिर ध्रुव को आदरपूर्वक प्रणाम किया। जूनियर्स बुजुर्ग ध्रुव का अभिवादन करते हैं। हालांकि इस समूह में ध्रुव से भी बड़े बुजुर्गों की कमी नहीं थी, लेकिन जो लोग शीर्ष पर पहुंच गए थे वे बुजुर्ग थे। ध्रुव बुजुर्ग कहलाने के योग्य था। हालांकि उसके दिल में कड़वाहट थी, फिर भी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अपनी आस्तीन के एक झटके से एक अदृश्य शक्ति प्रकट हुई और झुकने वाले सभी लोगों को सहारा दिया। ध्रुव की इस हरकत को देखकर सबके चेहरे पर और भी सम्मान का भाव आ गया। हालांकि वहां कई कुलीन विद्वान मौजूद थे और वे भी ध्रुव जैसा ही काम कर सकते थे, फिर भी एक कुलीन विद्वान के शरीर में एक अदृश्य दबाव था। ऐसी ताकत को नियंत्रित करना उनके लिए भी मुश्किल होता। फिर भी उनके सामने ध्रुव इतनी आसानी से ऐसा कर पा रहा था। उन्हें आश्चर्य हुआ। सभी के झुकने के बाद उनमें और रुकने की हिम्मत नहीं हुई। एक एक करके वे पीछे हट गए और चले गए। ध्रुव और बुजुर्ग ओजस को भी हॉल में प्रवेश करने दिया गया। हॉल में दाखिल होते ही दोनों के कदम फिर रुक गए। इस समय ऊपर से एक के बाद एक लोग नीचे आ रहे थे। हालांकि इस बार नीचे आए लोगों के इस समूह की ताकत पहले ही शक्तिदेव रैंक में प्रवेश कर चुकी थी। इस प्राचीन नील शहर में उन्हें महत्वपूर्ण लोग माना जा सकता था। इस समय इन लोगों के हाव भाव किसी राजकुमार जैसे थे। एक नजर में ऐसा लग रहा था मानो वे किसी पर कृपा करने की कोशिश कर रहे हों। पास जाकर ध्रुव ने भी देखा कि उनकी नजरें हकीम के कपड़े पहने एक बूढ़े आदमी पर टिकी थीं। इससे पता चलता था कि यह बूढ़ा आदमी भी हकीम ही था। बूढ़े आदमी का चेहरा दुबला, पतला और कंकाल सा लग रहा था। हालांकि उसकी काली बूढ़ी आंखों में एक चमक थी। उसके पतले होंठ बिल्कुल ब्लेड जैसे लग रहे थे। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान उभरी हुई थी जो किसी को भी अतुलनीय रूप से अंधकारमय और दुष्ट महसूस करा रही थी। दूसरे पक्ष को भी बुजुर्ग ओजस की जोड़ी के पक्ष के अस्तित्व का पता चल गया था। जब ध्रुव बुजुर्ग ओजस को देख रहा था, उस संदिग्ध बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर भी ध्रुव को देखकर मुस्कान आ गई। उसने अपने आस पास के अन्य शक्तिदेव योद्धाओं को नजरअंदाज करते हुए कुछ कदम आगे बढ़कर बुजुर्ग ओजस के सामने पहुंच गया। उसने दोनों पास हाथों को आपस में जोड़कर हौंस दिया। भाई ओजस, हाँ, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है। इस बूढ़े व्यक्ति के पास बहुत सारे काम थे और मैं मेरे पुराने दोस्त से मिलने के लिए इस प्राचीन नील शहर में नहीं आ पाया। भाई ओजस, इसके लिए मुझे दोष न दें। यह बूढ़ा व्यक्ति स्पष्ट रूप से बुजुर्ग ओजस से बहुत परिचित था। उसकी बातों से ध्रुव को यह भी पता चला कि बुजुर्ग ओजस का नाम बुजुर्ग ओजस शान था। हाँ, चूंकि भाई मुगेश यहाँ हैं, आप मेरे आसमानी सौदा मीनार के मेहमान हैं। यह बूढ़ा आदमी आपको कैसे दोष दे सकता है? हालांकि मुगेश का इरादा बुजुर्ग ओजस से दोस्ती करने का था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बुजुर्ग ओजस उससे ज्यादा लगाव नहीं रखते थे। ध्रुव ने भी यह सब देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। हाँ, चूंकि मैं एक अतिथि हूं, इसलिए मैं आज आसमानी सौदा मीनार की गतिविधियों को समझने में असमर्थ हूं। जब वे व्यवसाय के लिए खुले हैं, तो अतिथि को भगाने का कोई कारण कैसे हो सकता है?
क्या मैं जान सकता हूं कि क्या भाई ओजस मुझे कोई स्पष्टीकरण दे सकते हैं? मुकेश जोर से हंसे और एक अस्पष्ट स्वर में कहा, हाँ हाँ, भाई मुकेश, तुमने देख लिया? यह बूढ़ा अभी अभी बाहर से लौटा है। मुझे इसके बारे में कैसे पता? और तो और, हमारे स्वामी क्या करना चाहते हैं? मुझे मत बताना कि उन्हें पहले मुझसे पूछना होगा। जब बुजुर्ग ओजस ने यह कहा तो मुकेश और उनके बगल में खड़े दूसरे शक्तिदेव दंग रह गए। फिर उन्होंने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। आसमानी सौदा मीनार का स्वामी सचमुच लौट आया था। तुरंत किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ और कहूं। मुकेश भी अजीब तरह से हंसे और बात बदल दी। उन्होंने ध्रुव की तरफ देखा जो बुजुर्ग ओजस के बगल में खड़ा था। क्या मैं जान सकता हूं कि आप कौन हैं? मैं ध्रुव हूं। बुजुर्ग ओजस द्वारा उसका परिचय दिए जाने की प्रतीक्षा किए बिना ध्रुव ने अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और मुकेश की ओर मुस्कुराया। जब ध्रुव ने यह कहा तो दूसरे शक्तिदेव जो जाने वाले थे ने एक बार फिर अपनी नजरें घुमाईं। उनके शरीर जो अभी कुछ ही कदम चले थे फिर से रुक गए। मुकेश को ध्रुव की बात सुनकर झटका जरूर लगा। फिर वह जोर से हंसा। उसकी आंखों में एक चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, यह तो ध्रुव है। हाँ हाँ, जब यह बूढ़ा आदमी प्राचीन नील शहर में आया था तब मैंने तुम्हारे सारे कारनामों के बारे में सुना था। अब जब मैं आज तुमसे मिला हूं तो तुम अफवाहों से भी ज्यादा प्रभावशाली हो। थोड़ी दिन में आप उसके बारे में फिर से खबर सुनेंगे। जैसे ही मुकेश हंसे, बुजुर्ग ओजस ने अपना मुंह खोला और उपहास किया। मुकेश को बुजुर्ग ओजस की बातें साफ तौर पर समझ नहीं आई। ध्रुव भी बेरुखी से मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। मुकेश ने यह देखकर आंखें घुमाईं। वह मुस्कुराया और कोई और सवाल नहीं पूछा। इसके बजाय उसने फिर से बुजुर्ग ओजस की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा लग रहा है कि भाई ओजस, भाई ध्रुव को आसमानी सौदा मीनार में लाने के लिए तैयार हैं। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि आसमानी सौदा मीनार के स्वामी नाराज होंगे या नहीं। यह सुनकर ध्रुव की भौहें तन गईं। ये शब्द कानों को अच्छे नहीं लग रहे थे। बुजुर्ग ओजस ने उपहास किया। वह मुड़ा और आसमानी सौदा मीनार की ओर चल दिया। ध्रुव भी मुस्कुराया और धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा और पीछे उलझन में पड़े मुकेश को छोड़ गया। बुजुर्ग ओजस, वह मुकेश प्राचीन नील शहर के हकीम एसोसिएशन के किसी सदस्य जैसा नहीं दिखता। सीढ़ियां चढ़ते हुए ध्रुव बुजुर्ग ओजस को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बुजुर्ग ओजस स्वाभाविक रूप से उसके शब्दों का अर्थ समझ गया। बुजुर्ग ओजस मुस्कुराए और चलते हुए ध्रुव से कहा, वह आदमी सोचता है कि उसके पास कुछ क्षमता है और वह इस बूढ़े से दोस्ती करना चाहता है। वह इस मौके का इस्तेमाल मेरे आसमानी सौदा मीनार पर एहसान करने के लिए करना चाहता है। हम अपनी थोड़ी सी क्षमता के साथ वह यहां सिर्फ सभ्य ही माना जा सकता है। एक बार जब वह सागर शहर पहुंच जाएगा तो वह एक जोकर के अलावा कुछ नहीं होगा। हालांकि ध्रुव ने इस बिंदु तक कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वह यह बताने में सक्षम था कि ये तथाकथित उच्च स्तरीय हकीम किस स्तर पर थे। जब वह पहले मुकेश को आंक रहा था तो ध्रुव ने पहले ही देख लिया था कि मुकेश दूसरे ग्रेड का हकीम है। ध्रुव की समझ के आधार पर मुकेश की अंदरूनी शक्ति शायद राजन से ज्यादा मजबूत थी। यही कारण था कि ध्रुव ने बुजुर्ग ओजस के शब्दों से और भी अधिक दबाव महसूस किया। बुजुर्ग ओजस भी एक पुरातन पंथी थे। हालांकि ध्रुव उनके पीछे था, फिर भी वह इस मामूली बदलाव को भांप गया। वह तुरंत मुस्कुराया और बोला, दबाव मत डालो। तुम्हें दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। इस बूढ़े आदमी ने उसे झोंकर इसलिए कहा क्योंकि उसने अपना ज्यादातर जीवन अपने हुनर को निखारने में बिताया है। भविष्य में उसके लिए 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तुम अलग हो, तुम अभी जवान हो और भविष्य में तुम्हारे पास अपने हुनर को निखारने के ढेरों मौके होंगे।
दक्षिण पश्चिमी सीमा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। ध्रुव समझ गया कि बुजुर्ग ओजस का क्या मतलब था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराया और बुजुर्ग ओजस की व्याख्या सुनता रहा। वह आदमी दक्षिणी आरोही शहर का एक हकीम है। दक्षिणी आरोही शहर प्राचीन नील शहर जैसा ही है और इसे सीमा पर स्थित एक बड़ा शहर माना जा सकता है। हालांकि व्यापार की तुलना में यह अभी भी बहुत छोटा है। संभावना है कि वह हकीम मुलाकात के कारण प्राचीन नील शहर आया हो। उसके चरित्र को देखते हुए संभावना है कि वह कुछ व्यंग्यात्मक टिप्पणियां सुनने से नहीं चूकेगा। यह सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके दिल में तुरंत एक आग सी दौड़ गई। अगर यह महान हकीम मुलाकात थी तो वह सचमुच मुकेश की क्षमता का अनुभव करना चाहता था। आज पहली बार उसकी मुलाकात किसी उच्च स्तरीय हकीम से हुई थी। हाँ हाँ, भाई ध्रुव भी हकीम मुलाकात में भाग लेंगे, है ना? बूढ़ा ओजस एक बार फिर मुस्कुराया, क्योंकि उसने ध्रुव के शरीर से निकलती हुई ज्वलंत गर्मी की लहरों को महसूस किया। हाँ हाँ, अगर मैं इतना भाग्यशाली रहा कि मुझे किसी उच्च स्तरीय हकीम से मुकाबला करने का मौका मिला, तो मैं इस अवसर को आसानी से नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर बुजुर्ग ओजस हंस पड़े। वे वहीं रुक गए और मुस्कुराते हुए ध्रुव की ओर मुड़े। ओह, चूंकि हम यहां हैं, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। स्वामी अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। बुजुर्ग ओजस ने ध्रुव के कदम उठाने का इंतजार नहीं किया, बल्कि उनका शरीर धीरे धीरे धुंधला हो गया और ध्रुव के सामने से गायब हो गया। इस समय ध्रुव के दिल में जो विशाल चट्टान अभी तक नहीं गिरी थी, वह और भी ऊंची उठ खड़ी हुई थी। आखिरकार वह उस व्यक्ति से मिलने जा रहा था। ध्रुव ने अपने होंठ सिकोड़े और राहत की एक लंबी सांस ली। उसने धीरे से अपने पैर उठाए और आसमानी सौदा मीनार की छठी मंजिल पर कदम रखा। आखिरकार वह छठी मंजिल पर पहुंच गया। हालांकि यह जगह नीचे की मंजिल से बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसकी नजर तरह तरह के फर्नीचर पर पड़ी। इस समय ध्रुव के सामने खिड़की के सामने एक मानव आकृति चुपचाप खड़ी थी। शेष सूर्य के प्रकाश के प्रतिबिंब के कारण ध्रुव उस व्यक्ति की उपस्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। यही कारण था कि ध्रुव का मन और भी अधिक चिंतित हो गया। क्या हुआ? मैंने तुम्हें बस खाने पर बुलाया है। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम इतने घबराए हुए तब नहीं थे जब तुमने पिछले दिनों 8 सितारा शक्तिदेव का सामना किया था। आज मुझे देखकर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? हे भाई ध्रुव। इससे पहले कि ध्रुव उस मानव आकृति को स्पष्ट रूप से देख पाता, दूसरे पक्ष के शब्द पहले ही निकल चुके थे। जब ध्रुव ने वह स्पष्ट आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों थी? एक पल बाद ध्रुव की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। वह चौंक गया जब उसने अपने सामने खड़ी आकृति को देखा जो धीरे धीरे घूम रही थी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपनी भावनाओं में आए बदलाव के कारण वह काफी देर तक कुछ नहीं बोल पाया। दूसरी ओर उस आकृति ने एक चंचल मुस्कान के साथ ध्रुव को देखा, मानो उसे इसकी उम्मीद थी। वर्धन, हाँ, भाई ध्रुव, आप कुछ महीनों से बहुत अच्छा कर रहे हैं। काफी देर बाद आखिरकार ध्रुव ने अपने मुंह से 2 शब्द निकाले। दूसरी ओर वर्धन ने मुस्कुराते हुए चेहरे से ध्रुव को देखा। बोलते बोलते वह जोर से हंसा और दूसरों की नजरों में अपनी हैसियत बिल्कुल भूल गया। अरे, मुझे तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे आमंत्रित करने वाला व्यक्ति असल में तुम ही होगे। मैंने तो सोचा था कि वह कोई घटिया बुढ़ा होगा। इतना बड़ा दल खड़ा करने में सक्षम होने के नाते मैंने सचमुच तुम्हें कम करके आंका था। उसकी पहचान पता चलते ही ध्रुव का दिल तुरंत शांत हो गया। उसकी बातों में मजाकिया लहजा भी था, जिससे दोनों के बीच का रिश्ता और भी मधुर हो गया। हाँ, मुझ में इतनी बड़ी काबिलियत नहीं है।
मैंने तो बस अपने परिवार की ताकत उधार ली है। ये सब लोग मेरे पिता के भरोसेमंद सहयोगी हैं, वरना चीजें इतनी आसान नहीं होती। जब ध्रुव ने यह सुना तो उसकी आंखों में एक चमक सी दौड़ गई। हालांकि उसने इसे दिल पर नहीं लिया, बल्कि उसने मुंह खोला और हंस दिया। मुझे डर है कि भाई वर्धन ने मुझे आज यहां सिर्फ भोजन कराने के लिए ही नहीं बुलाया है। यह सुनकर वर्धन मुस्कुराया। उसने अपनी आस्तीनें हिलाईं और ध्रुव को बैठने के लिए आमंत्रित किया। भाई ध्रुव, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि अगर आप महान हकीम मुलाकात में भाग लेंगे तो मैं जरूर वहां रहूंगा। आज मैं बस आपसे पहले ही मिलना चाहता था। ध्रुव ने कोई वादा नहीं किया। हालांकि वर्धन ने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन उसके अंदर जरूर कुछ छिपा था। फिर भी ध्रुव के मन में कोई बेचैनी नहीं थी। चूंकि वर्धन ने उसे पहले ही आमंत्रित कर लिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपनी बात कहने का कोई न कोई मौका जरूर ढूंढ ही लेगा। वर्धन भी उसके पीछे पीछे चला और कुछ देर तक हंसता रहा। फिर दोनों ने बिना किसी औपचारिकता के मेज पर रखे स्वादिष्ट खाने और शराब पर कहर बरपाना शुरू कर दिया। जी भरकर पीने और खाने के बाद वे दोनों नशे में लग रहे थे। जाहिर है, अपनी ताकत के बल पर चाहे कितनी भी तेज शराब क्यों न हो, वे नशे में नहीं पड़ते। इसलिए यह थोड़ी सी मात्रा कुछ भी नहीं थी। इस समय ध्रुव भी अपने दिल में जानता था कि मुख्य विषय आ गया है। भाई ध्रुव, हाँ, सच कहूं तो मेरे पास एक मामला है जिस पर मैं आज भाई ध्रुव के साथ चर्चा करना चाहता हूं। ध्रुव की नींद भरी पलकें धीरे से उठीं। उसके हाथ में शराब का प्याला भी धीरे से नीचे रख दिया गया। उसने अपना सिर झुकाया और अपनी भौहें ऊपर उठाईं और संदेह से भरे चेहरे से वर्धन की ओर देखा। उस दिन जो अपने आसमान में जो रफ्तार वाली तकनीक दिखाई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसे आसमानी फना कदम होना चाहिए जो 100 सालों से गायब है ना? ये शब्द कहते ही ध्रुव की आंखों में एक चमक दौड़ गई। उसकी नाजुक और खूबसूरत भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं, मानो उसका पूरा व्यक्तित्व एक पल में जाग उठा हो। हाँ, लेकिन आपको इसमें रुचि क्यों है? आपकी स्थिति को देखते हुए आपको रफ्तार वाली तकनीक की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, है ना? वर्धन मुस्कुराया। हौंसते हुए उसकी दोनों आंखें चमक उठीं। मैं आसमानी फना कदम की तलाश में नहीं हूं। इसके बजाय यह आकाश विलुप्ति प्राचीन मकबरे से संबंधित है। ध्रुव की दोनों आंखें सख्त हो गईं। उसके मुंह का कोना अनजाने में एक बार फिर चीख उठा। आकाश विलुप्ति प्राचीन मकबरा। वर्धन के शब्द सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव उभर आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वर्धन ने उसे आज उस प्राचीन मकबरे के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। क्या हो सकता है कि इस आसमानी फना कदम का आकाश विलुप्ति प्राचीन मकबरे से कोई खास संबंध हो? ध्रुव की भौहों के बीच संदेह की लकीरें देखकर वर्धन भी मुस्कुराया। उसका शरीर सीधा हो गया और उसके हाथ में शराब का प्याला धीरे से नीचे रख दिया गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह आकाश विलुप्ति प्राचीन मकबरा है। इन शब्दों को एक बार फिर सुनकर ध्रुव के दिल में भावनाएं एक बार फिर से उमड़ पड़ीं। यदि कोई आकाश विलुप्ति प्राचीन मकबरे को खोलना चाहता है तो ऐसा लगता है कि उसको आसमानी फना तकनीकों के 3 सेटों का एक साथ उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि तुम केवल आसमानी फना कदम पर भरोसा करते हो तो मुझे डर है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह सही है, मैं इस बिंदु के बारे में भी जानता हूं। हालांकि इस बिंदु के अलावा कुछ अन्य स्थान भी हैं जहां इसी तरह 3 आसमानी फना तकनीकों की आवश्यकता होती है। जब ध्रुव ने वर्धन की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर एक बार फिर हैरानी के भाव उभर आए। ऐसी बात वायना दल के लोगों ने उससे कभी नहीं कही थी। ध्रुव के चेहरे पर ऐसे भाव देखकर वर्धन एक बार फिर मुस्कुराया।
उसने अपने प्याले में भरी शराब को अपने पेट में घटक लिया और ध्रुव के लिए एक और प्याला उंडेल दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई ध्रुव। ध्रुव को जरा भी चिंता नहीं थी। वह जानता था कि वर्धन उसकी जगह लेगा। उसने धीरे से अपना शराब का प्याला उठाया और एक ही बार में पूरा पी गया। हाँ हाँ भाई, ध्रुव की शराब सहन करने की क्षमता वाकई बहुत अच्छी है। हंसी की आवाज के बाद वर्धन ने भी आह भरी और अपना मुंह खोलकर कहा, हालांकि अधिकांश लोग आकाश विलुप्ति प्राचीन मकबरे के बारे में जानते हैं, फिर भी वे आकाश विलुप्ति प्राचीन मकबरे के अंदर के बारे में कुछ नहीं जानते। जहां तक मुझे पता है, इसकी खोज 1 साल पहले ही हुई है। ध्रुव की भौहें थोड़ी ऊपर उठीं। आकाश विलुप्ति प्राचीन मकबरा कुछ 100 सालों से मौजूद था। पश्चिमी क्षेत्र के गुट जरूर इसकी लगातार जांच करते रहे होंगे। हालांकि फिर भी उन्हें 1 साल पहले ही कुछ पता चला था। इस आकाश विलुप्ति प्राचीन मकबरे के तरीके वाकई बेहद डरावने थे। 500 साल पहले ही 4 बड़े दलों के लीडरों के पास 9 सितारा शक्तिदेव की शक्ति थी। अब जबकि 100 साल बीत चुके हैं, उनकी साधनाएं निश्चित रूप से उस समय से भी ज्यादा होंगी। अब देखने से लगता है कि उनकी साधनाएं पहले ही असली मूल परिवर्तन रैंक तक पहुंच चुकी होंगी। दूसरी ओर ध्रुव भी ब्रह्मांड की ताकत से हैरान था। पूरे दुनिया में एक शक्तिदेव को सचमुच एक मजबूत व्यक्ति माना जा सकता था। हालांकि इतना शक्तिशाली अस्तित्व भी उसकी 1000 साल पुरानी कब्र के सामने उसे हिला नहीं सका। तो फिर मुझे आश्चर्य है कि भाई वर्धन किस तरह की खबर के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि इस प्राचीन मकबरे में कुछ ऐसा है जिसे केवल एक तिह डोज के दी है स्वर्गीय अंत साधक ही खोल सकता है? यह सुनकर वर्धन ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने ध्रुव को असमंजस में नहीं रखा और सीधे कहा, 4 बड़े दलों के लीडरों की संयुक्त जांच के बाद आकाश विलुप्ति प्राचीन मकबरे के भीतर संरचनाओं द्वारा सील किए गए 3 कमरे पाए गए। अपनी विशेष जांच के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये 3 कमरे संभवतः वह विरासत हैं जो ब्रह्मांड ने मरने से पहले पीछे छोड़ी थी। टकराना। एक धमाके के साथ ध्रुव के हाथ में शराब का प्याला तुरंत पाउडर में बदल गया। ध्रुव के हृदय में उमड़ती भावनाओं के कारण उसके भीतर की शराब ध्रुव की शक्तिशाली रोशनी आभा से तुरंत वाष्पीकृत हो गई। विरासत। सिर्फ इन 2 शब्दों से ही दुनिया के कई लोगों के दिल द्रवित हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विरासत को पीछे छोड़ने वाले व्यक्ति की ताकत दरअसल एक ऐसा योद्धा था जो पहले ही मूल परिवर्तन रैंक में पहुंच चुका था। एक मूल परिवर्तन रैंक योद्धा का 1/3 भी वर्तमान ध्रुव को 3 सितारा शक्तिदेव से एक सच्चे शक्तिदेव बनने के लिए पर्याप्त था। उसके भीतर निहित ऊर्जा की कल्पना की जा सकती है। यह ध्रुव के हृदय को कैसे प्रभावित नहीं कर सकता था। ध्रुव का उत्साहित चेहरा देखकर वर्धन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसका हाथ खाली हवा में फैला हुआ था। तुरंत वर्धन की हथेली से खिंचाव सा फैला। तुरंत मानो प्राकृतिक शक्ति को कोई मार्गदर्शन मिला हो और वह वर्धन के हाथ की ओर इकट्ठी हो गई हो। वर्धन का हाथ हवा में घूमा और एक पारदर्शी शराब का प्याला फिर से प्रकट हुआ। उसने उसे शराब से भरकर ध्रुव को थमा दिया। वर्धन ने आगे कहा, इन 3 मकबरे के कमरों के भीतर की सील बहुत शक्तिशाली हैं, यहां तक कि उनके पास भी उन्हें बलपूर्वक तोड़ने का कोई मौका नहीं है। इसके अलावा वे भीतर की विरासत को नुकसान पहुंचाने से भी डरते हैं। इसलिए इन 3 मकबरे के कमरों को केवल 3 तकनीकों द्वारा ही खोला जा सकता है। तीनों आसमानी फना तकनीकें प्रत्येक एक कमरे की चाबी हैं। आपके पास भी विरासतों में से एक प्राप्त करने का मौका है। यह सुनकर ध्रुव को लगभग सब समझ आ गया। आज वर्धन ने उसे बुलाया था। शायद वह उससे सिर्फ आकाश विलुप्ति प्राचीन मकबरे के बारे में बात नहीं करना चाहता था। इस मकबरे में कुछ तो जरूर होगा जो वह पाना चाहता था। भाई वर्धन ने मुझसे बहुत कुछ कहा है,
मुझे डर है कि यह मुझे इस आकाश विलुप्ति प्राचीन मकबरे का रहस्य बताने के लिए उचित नहीं है ना? ध्रुव मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक चमक दौड़ गई। उसने वर्धन की तरफ मुस्कुराते हुए आंखें सिकोड़ लीं और धीरे से हंस दिया। भाई ध्रुव के साथ मेरी एक मौन सहमति है। 4 बड़े दल आकाश विलुप्ति प्राचीन मकबरे के भीतर 3 कमरों को निश्चित रूप से नहीं छोड़ेंगे। उस समय भाई ध्रुव को संभवतः 4 बड़े दलों के संयुक्त प्रयासों से दबा दिया जाएगा। हो सकता है कि वह विरासत तुम्हारे हाथ भी न आए। वर्धन के इस बिंदु तक बोलते रहने पर ध्रुव अनायास ही भौहें चढ़ा रहा। अगर उस समय चारों बड़े दलों के लोग मिलकर उससे निपट लेते तो चारों दलों के लीडरों को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं होती। संभावना यही थी कि वह पहले ही नुकसान में पड़ चुका होता। विरासत के बारे में बात करने की तो और भी कम जरूरत थी। हालांकि ध्रुव तुरंत मुस्कुराया और एक बार फिर मुस्कुराते हुए वर्धन से बात करने के लिए अपना मुंह खोला। अगर ऐसा है तो मैं कमरों को खोलने के बाद पहले पीछे हट सकता हूं। मैं पहले चारों बड़े दलों को एक दूसरे को मारने दूंगा। अंत में मैं आऊंगा और लाभ उठाऊंगा। अगर मैं उन्हें हरा नहीं भी पाया तो भी मैं भाग सकता हूं। वर्धन को पहले से ही ध्रुव की बातों का अंदाजा था। वह धीरे से हंसा और एक बार फिर बोलने के लिए मुंह खोला। क्या भाई ध्रुव सचमुच सोचते हैं कि 4 बड़े दल मूर्ख हैं? चूंकि उन्होंने इसे छीनने के लिए हाथ मिलाने की हिम्मत की है, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से सभी अचानक होने वाली दुर्घटनाओं के लिए तैयार होंगे। आपको क्या लगता है कि 4 कुलीन शक्तिदेव के हाथों से विरासत छीनने की आपकी क्या संभावना है? वर्धन के ये शब्द सुनकर ध्रुव ने अनायास ही भौहें सिकोड़ लीं। कुलीन शक्तिदेव निश्चित रूप से उसके परिपक्व होने से पहले एक बाधा बनेगा। ध्रुव ने धीरे से अपना सिर हिलाया और असहाय होकर आह भरी। वर्धन ने यह देखकर केवल मुस्कुराया और कहा, इसलिए मैं एक बार फिर भाई ध्रुव के साथ सहयोग करना चाहता हूं। ध्रुव की भौहें थोड़ी ढीली पड़ गईं। उसने वर्धन की तरफ देखा। वह बस यही निष्कर्ष निकाल सका कि उसके सामने खड़े वर्धन को जरूर उसके पीछे एक कुलीन शक्तिदेव का समर्थन हासिल था। तुम मछुआरे बने रहो, मैं उनसे निपट लूंगा। वर्धन के शब्द सुनकर ध्रुव की भौहें तन गईं। वर्धन के शब्दों से उसका दिल भी बहुत स्तब्ध रह गया। एक कुलीन शक्तिदेव पहले से ही दुनिया के सच्चे शिखर योद्धाओं में से एक था। कोई भी इस स्तर के योद्धा को कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि इस समय इस आदमी ने ध्रुव के सामने इतनी उदासीनता से ये शब्द कहे थे। इससे ध्रुव सचमुच अपने दिल में बहुत हैरान हुआ। एक पृष्ठभूमि होना अच्छा था। कोई शक्तिदेव को नजरअंदाज भी कर सकता था। यह कहा जा सकता था कि वर्धन के पीछे कोई ताकतवर योद्धा भी हो सकता है, वरना कोई शक्तिदेव को आसानी से नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? ध्रुव ने मन ही मन आह भरी। उसने एक बार फिर अपनी आंखें उठाईं और वर्धन की ओर देखा। वह मुस्कुराया और बोला, भाई वर्धन, जब तुम उन चारों से नहीं डरते तो तुम्हें मुझे ढूंढने की क्या जरूरत है? क्या तुम खुद यह नहीं कर सकते? वर्धन को साफ अंदाजा हो गया था कि ध्रुव के मुंह से निकले शब्दों से ध्रुव ऐसा ही सवाल पूछेगा। वह धीरे से हंसा और बोलने के लिए मुंह खोला। भाई ध्रुव को उन्हें आकर्षित करने के लिए कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं विरासत का लालची हूं। हालांकि अगर मैंने पहले ही काम कर लिया होता तो शायद मैं भी इसे छीन नहीं पाता। जब वर्धन ने यह बात कही तो उसकी आंखों में एक तेज चमक उभर आई। इससे ध्रुव के चेहरे के भाव थोड़े और गहरे हो गए। ऐसा लग रहा था कि आकाश विलुप्ति प्राचीन मकबरे में सिर्फ 4 बड़े दल ही शामिल नहीं थे। चूंकि भाई वर्धन ने मेरे साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है, मुझे आश्चर्य है कि इस बार आप क्या हासिल करना चाहते हैं। यह सुनकर वर्धन मुस्कुराया। वह जानता था कि ध्रुव का क्या मतलब है। उसे बस इस बात का डर था कि ध्रुव सारी विरासतें निगल जाएगा। वर्धन ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई ध्रुव,
आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस समय परिणाम चाहे जो भी हो, एक विरासत जरूर आपकी होगी। हालांकि अगर आप 3 विरासतें प्राप्त करने में सक्षम हैं, तो मुझे उम्मीद है कि भाई ध्रुव मुझे 2 दे सकते हैं, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग पद्धति विशेष है। मुझे ट्रेनिंग संसाधनों में अत्यधिक रुचि है। नहीं तो मैं उस दिन सही जेडसार की तलाश में इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाता। यह सुनकर ध्रुव को वर्धन का असली मकसद समझ आ गया। वह बस 2 विरासतें पाना चाहता था। हालांकि वह मन ही मन थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन ध्रुव यह भी अच्छी तरह समझ गया था कि अगर वह नहीं माना तो एक विरासत भी पाना मुश्किल होगा। इसलिए उसने चुपचाप सिर हिलाकर सहमति दे दी। आकाश विलुप्ति प्राचीन मकबरे की विरासत आखिरकार भविष्य की बात थी। कौन जानता था कि भविष्य में क्या अप्रत्याशित बदलाव होंगे। चूंकि मामला सुलझ चुका था, इसलिए दोनों पूरी तरह निश्चिंत हो गए। एक दिन इसी तरह बीता। ट्रेनिंग के दौरान समय का कोई एहसास ही नहीं था। समय पलक झपकते ही बीत गया और महान हकीम मुलाकात के उद्घाटन समारोह में केवल 5 दिन शेष थे। जब से ध्रुव आसमानी सौदा मीनार छोड़कर सराय में लौटा था, तब से वह बाहर नहीं गया था। वह अपने अवतार को निखारने के लिए अपने कमरे में बंद था। आधे महीने के परिशोधन के बाद ये दोनों अवतार उस समय की तुलना में कहीं बेहतर थे, जब इन्हें आधे महीने पहले सफलतापूर्वक बनाया गया था। दोनों अवतारों की वास्तविक ताकत पहले से ही 6 सितारा विद्वान और 7 सितारा विद्वान स्तर पर स्थिर हो चुकी थी। पहले अवतार की नींव के साथ दूसरे अवतार की शक्ति स्पष्ट रूप से पहले वाले से कहीं अधिक प्रबल थी। यह ध्रुव के लिए एक अच्छी बात मानी गई। आखिरकार भविष्य में जब उसकी ताकत मूल परिवर्तन रैंक तक पहुंच जाएगी, तो उसके द्वारा बनाए गए अवतार की ताकत भी भयावह शक्तिदेव रैंक तक पहुंच सकती है। अगर ऐसा होता तो क्या वह कुछ अवतारों को मिलाकर एक विशिष्ट शक्तिदेव नहीं बना पाता? अगर ऐसा होता तो इससे ध्रुव की युद्ध शक्ति लगभग दोगुनी हो जाती। ध्रुव कमरे में बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। उसकी दोनों आंखें झपक रही थीं और मुंह का कोना एक चाप में उठा हुआ था। ध्रुव अपने सामने 2 लगभग पदार्थ जैसे अवतारों को देखकर मन ही मन संतुष्ट था। सफलतापूर्वक निर्मित हुए इन दोनों अवतारों में अद्भुत शक्ति थी। अगर तीनों अवतारों का सफलतापूर्वक गठन और विलय हो जाए, तो उनकी ताकत एक कुलीन शक्तिदेव के बराबर होगी। उस समय अंधेर आत्मा दल के लोगों का सामना करते समय उसे कुछ आत्मविश्वास मिलेगा। इस विचार के उसके हृदय में कौंधने के साथ ही ध्रुव के सामने मौजूद 2 अवतार तुरंत 2 राजसी अंदरूनी शक्तियों में परिवर्तित हो गए, जो ध्रुव के शरीर में प्रवेश कर गए। 2 अवतार बनाने की प्रक्रिया में स्वाभाविक रूप से काफी अंदरूनी शक्ति समाप्त हो गई। सौभाग्य से ध्रुव की भयावह अंदरूनी शक्ति के सहयोग से ध्रुव बहुत कमजोर नहीं हुआ। 2 दिन आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा इतनी बड़ी मात्रा में अंदरूनी शक्ति का उपयोग करने के बाद ध्रुव स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि अवतारों के विकास के साथ उसकी अंदरूनी शक्ति धीरे धीरे और भी मजबूत होती जा रही थी। हालांकि यह वृद्धि इतनी कम थी कि इसे नजरअंदाज किया जा सकता था, फिर भी ध्रुव के लिए यह एक सुखद आश्चर्य था। जैसे ही ध्रुव ने दोनों अवतारों को तितर बितर किया, एक व्यक्ति तेजी से अतिथि कक्ष के लकड़ी के दरवाजे के बाहर से आया। वह व्यक्ति दरवाजे तक गया और दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि कमरे के अंदर से ध्रुव की आवाज धीरे से आई, अंदर आ जाओ। दस्तक देने की कोई जरूरत नहीं है, ध्रुव की आवाज अचानक निकली, जिससे दरवाजे के बाहर खड़े व्यक्ति का चेहरा चौंक गया। तुरंत ही उसने कमरे के अंदर से आती हुई आवाज सुनी। तभी उसने निश्चिंत होकर धीरे से दरवाजा खोला। जूनियर बुजुर्ग ध्रुव का अभिवादन करता है।
अंदर आते ही, इससे पहले कि वह बिस्तर पर ध्रुव को साफ साफ देख पाता, वह आदमी पहले ही झुककर ध्रुव की तरफ हाथ बढ़ा चुका था। उसने उसे सम्मानपूर्वक संबोधित भी किया। ध्रुव ने लापरवाही से दरवाजे के सामने काले वस्त्र पहने व्यक्ति पर नजर डाली। उसने अपनी भौहें उठाईं और मुंह खोलकर पूछा, क्या कोई हकीम एसोसिएशन से है? ध्रुव का प्रश्न सुनकर उस व्यक्ति ने उसे तुच्छ समझने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से बोलने के लिए अपना मुंह खोला। वरिष्ठ, यह जूनियर वास्तव में हकीम एसोसिएशन का सदस्य है। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? काले वस्त्र पहने इस व्यक्ति का जवाब सुनकर ध्रुव को जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। उस दिन जब गुलशन ने उसे वह जेड पट्टिका दिया था, ध्रुव के मन में पहले से ही यह अंदेशा था कि गुलशन देर सवेर उसे फिर से ढूंढेगा। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह सब हकीम मुलाकात के उद्घाटन समारोह के इतने करीब होगा। ध्रुव का सवाल एक बार फिर सुनकर काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने भी ध्रुव के शब्दों में उदासीनता का भाव महसूस करके थोड़ा भौहें सिकोड़ लीं। उसने फिर भी ईमानदारी से जवाब दिया, वरिष्ठ, हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष आपको हकीम एसोसिएशन में मिलने के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। ओहो, क्या इसे निमंत्रण माना जाएगा? फिर वह खुद क्यों नहीं आता? ध्रुव के ये शब्द सुनकर वह व्यक्ति भी स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर तुरंत बेबसी छा गई। उसे कैसे पता होगा कि गुलशन क्यों नहीं आया? वह तो बस एक संदेशवाहक था। दूसरा पक्ष हकीम एसोसिएशन का अध्यक्ष था। वह दूसरे पक्ष से कैसे पूछ सकता था? काले वस्त्रधारी व्यक्ति को अवाक देखकर ध्रुव बस मुस्कुराया। वह स्वाभाविक रूप से इस बात का अंदाजा लगा सकता था। जरूर कोई बात थी जो उसे राजन को सुनने का डर था, वरना वह इतना तुच्छ नहीं होता कि उसे बुलाने के लिए शक्ति पूर्वज को भेजता। ध्रुव खड़ा हुआ, मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं समझ गया। आप पहले वापस जा सकते हैं। मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। एक अंधेरे कमरे में एक मेज के सामने 3 मानव आकृतियां बैठी थीं। माहौल कुछ निराशाजनक था। इससे मेजबान गुलशन और चंद्रू के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी के भाव थे। यह देखकर ध्रुव भी मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक गहरी चमक दौड़ गई। उसने धीरे से चाय लाया। चंद्रू के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी के भाव थे। का प्याला नीचे रखा, आंखें सिकोड़ी और गुलशन की तरफ देखते हुए हंस पड़ा। अध्यक्ष, गुलशन ने मुझे बुलाया है। क्या मैं जान सकता हूं कि आपको किस विषय पर चर्चा करनी है? गुलशन और चंद्रू ने एक दूसरे को देखा जब उन्हें ध्रुव के लहजे में थोड़ी अजीब सी बात महसूस हुई। हालांकि दोनों के चेहरे पर हल्की सी भौहें चढ़ गईं। वे स्वाभाविक रूप से ध्रुव के शब्दों में असंतोष की भावना सुन पा रहे थे। एक प्रतिष्ठित शक्तिदेव और 2nd ग्रेड के हकीम होने के नाते, यहां तक कि जब उन्होंने उसे देखा तो उन्होंने उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज जिस व्यक्ति को उन दोनों ने ध्रुव को आमंत्रित करने के लिए भेजा था, वह दरअसल शक्ति पूर्वज रैंक में ही था। ऐसी हरकतें किसी की भी नजरों में जानबूझकर उनके चेहरे पर तमाचा मारने जैसी लगतीं। उनके दिलों में जो असंतोष था, वह जाहिर ही नहीं हो रहा था। इस समय ध्रुव के शब्दों में बुलाना शब्द काफी जोरदार लग रहा था। साफ तौर पर यह जानबूझकर कहा गया था। इससे गुलशन और चंद्रू मन ही मन बेहद शर्मिंदा हुए। काफी देर बाद बगल में खड़ा चंद्रू आखिरकार जोर से हंसा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने ध्रुव की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, भाई ध्रुव बहुत विनम्र हैं। आपके रुतबे को देखते हुए हमें आपको यूं ही आदेश देने की क्या जरूरत है। बात बस इतनी है कि एसोसिएशन में कई काम निपटाने होते हैं। अध्यक्ष और हम दोनों ही कुछ छोटी मोटी बातों में उलझे हुए हैं और आपको व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित नहीं कर सकते। इसलिए हमने किसी को भेजा है। अगर कोई बात संतोषजनक न हो तो मुझे उम्मीद है कि भाई ध्रुव उसे समझ पाएंगे। गुलशन, जो ध्रुव के करीब बैठा था, चंद्रू के शब्द बोलने के बाद अजीब तरह से मुस्कुराया
और ध्रुव को सिर हिलाया। ध्रुव ने इस पर केवल ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, चूंकि तुम दोनों कुछ मामलों की वजह से नहीं आ पा रहे हो, तो मुझे यह मत कहना कि इस बड़े हकीम एसोसिएशन में तुम्हें कोई विद्वान नहीं मिल रहा। तुम किसी को आमंत्रित कर रहे हो, फिर भी तुम इतने तुच्छ हो कि सिर्फ शक्ति पूर्वज का ही इस्तेमाल कर रहे हो। मैं कम से कम एक शक्तिदेव तो हूं। मुझे यह मत कहना कि तुम दोनों मुझे नीची नजर से देखते हो। अगर ऐसा है तो मैं तुरंत चला जाऊंगा। उसकी आवाज आने से पहले ही ध्रुव खड़ा हो चुका था। दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसका चेहरा ठंडा था। यह दृश्य देखकर गुलशन और चंद्रू के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। उनके शरीर चमक उठे और ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। उनके चेहरे मुस्कुराहट से भरे थे। वे अभी बोलने ही वाले थे कि ध्रुव ने एक बार फिर अपना मुंह खोला और उदासीन स्वर में बोला, क्या आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे जबरदस्ती यहां रखना चाहते हैं? जैसे ही ध्रुव के शब्द निकले, गुलशन और चंद्रू एक बार फिर चौंक गए। गुलशन को किसी और बात की परवाह नहीं थी। उसने जल्दी से अपना मुंह खोला और कहा, भाई ध्रुव, आपने गलत समझा। यह बूढ़ा भी असहाय है। अगर भाई ध्रुव को कोई आपत्ति न हो, तो क्या आप बैठ सकते हैं और सुन सकते हैं कि यह बूढ़ा क्या कहना चाहता है? गुलशन के ये शब्द सुनकर ध्रुव की आंखों में एक चमक दौड़ गई। वह मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक ठंडा और उदासीन भाव था। वह मुड़ा और मेज के सामने बैठ गया। गुलशन और चंद्रू ने जब ध्रुव को अपनी पुरानी जगह पर लौटते देखा, तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्होंने धीरे से आह भरी और अपनी पुरानी जगह पर लौट गए। उन्होंने एक साथ ध्रुव को देखा, मानो उन्हें डर था कि ध्रुव फिर से भाग जाएगा। दोनों की आंखें ध्रुव को घूर रही थीं और जरा भी हटने को तैयार नहीं थीं। खांसी, खांसी। उन दोनों की इस तरह घूरने पर ध्रुव का बूढ़ा चेहरा लाल हो गया। उसे डर था कि ये दोनों बूढ़े कुछ देख लेंगे। उसने जल्दी से 2 बार खांसकर उन दोनों को जगाया, जो फिर से चुप हो गए। होश में आने के बाद गुलशन और चंद्रू ने एक बार फिर एक दूसरे को देखा। उनके मुंह के कोने थोड़े मुड़ गए। फिर गुलशन ने फिर से आह भरी और धीरे से बोलने के लिए अपना मुंह खोला। भाई ध्रुव, ऐसा नहीं है कि मैं, गुलशन, आपको नीची नजर से देखता हूं। भाई ध्रुव की क्षमता के साथ, चाहे वह ताकत हो या हकीम कौशल, कोई भी इस दक्षिण पश्चिम सीमा में आपको नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। हालांकि गुलशन ने अपनी बात कहते हुए एक पल के लिए रुककर कहा। उसने चंद्रू की तरफ देखा और फिर अपनी नजरें घुमाईं, मानो उसे डर हो कि कोई उसकी बातें सुन रहा है। काफी देर बाद, यह देखकर कि आस पास कोई नहीं है, उसने बोलना जारी रखा। हालांकि जिस विषय पर मैं बात करना चाहता हूं, उससे राजन के मन में असंतोष पैदा हो सकता है। हालांकि वह हमारे हकीम एसोसिएशन का मुख्य हकीम है। सामान्यतः एसोसिएशन के मामलों पर उसका काफी नियंत्रण होता है। अगर हम भाई ध्रुव को यहां खुलेआम आमंत्रित करते हैं, तो मुझे डर है कि हम अनिवार्य रूप से उनसे टकरा जाएंगे। इसलिए हम केवल असहाय होकर ऐसा करने का चुनाव कर सकते हैं। गुलशन की बातें इस हद तक पहुंचीं कि ध्रुव अनायास ही थोड़ा भौंचक्का हो गया। ध्रुव भी यह सुनकर असंतुष्ट हो गया। क्या ये दोनों बुजुर्ग सचमुच उसे बांधने के लिए मुख्य हकीम का पद जबरदस्ती खाली कराना चाहते थे? यह सोचकर ध्रुव को भी मन ही मन थोड़ी नाराजगी हुई। उसका स्वभाव अनुशासनहीन था और उसे इधर उधर भटकने की आदत थी। अगर ये दोनों बुजुर्ग उसे जबरदस्ती यहां रखना चाहते थे, तो मुमकिन था कि ध्रुव अपनी पूरी ताकत लगाने पर भी न रुके। हालांकि भले ही उसके दिल में ऐसे विचार थे, लेकिन ध्रुव ने वास्तव में यह नहीं सोचा था कि उसके सामने ये 2 दयालु बूढ़े लोग इतने बड़े लोग थे, जब तक कि उसे जवाब पता नहीं चला। भाई ध्रुव को यह भी पता होना चाहिए कि महान हकीम मुलाकात निकट है। इस बार महान हकीम मुलाकात में भाग लेने के लिए काफी लोग आए हैं।
यहाँ तक कि कुछ बड़े दलों के शिष्य भी आने के लिए आकर्षित हुए हैं। इसलिए इस महान हकीम मुलाकात का मूल्य कई वर्षों में सबसे अधिक कहा जा सकता है। बेशक उनमें से काफी लोग इस महान हकीम मुलाकात के विजेता पद के लिए आए हैं। हालांकि हर कोई जानता है कि यह विजेता पद हासिल करना आसान नहीं है। ध्रुव ने अपनी भौहें उठाईं। क्या गुलशन जिस विषय पर उससे बात करना चाहता था, उसका इस महान हकीम मुलाकात से कोई संबंध हो सकता है? जब उसने महान हकीम मुलाकात के बारे में सोचा, तो राजन के अलावा, जिसका उल्लेख गुलशन ने पहले किया था, और आरोही शहर के सेकंड ग्रेड के हकीम मुगेश, जिनसे वह पहले आसमानी सौदा मीनार में मिला था, इस बार गुलशन द्वारा ध्रुव को गुप्त रूप से आमंत्रित करने का मकसद कुछ ऐसा था जिसके बारे में ध्रुव के दिल में एक विचार था। अगर वह सही था, तो गुलशन का काम ध्रुव को इस महान हकीम मुलाकात में भाग लेने की अनुमति देना था। इसके अलावा वह चाहता था कि ध्रुव महान हकीम मुलाकात में विजेता का स्थान पाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे। यह सोचते ही ध्रुव की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। ध्रुव की आंखों में भी एक रोशनी सी चमक उठी, जिससे ध्रुव के सामने का स्थान एक पल के लिए विकृत हो गया। फिर अचानक गुलशन और चंद्रू की आंखों के सामने बिखर गया। यह दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिलों में एक अनोखा सदमा था। उनके लिए ध्रुव को फिर से बैठाना आसान नहीं था। वह इस समय अचानक बिना किसी कारण के इतना क्रोधित क्यों हो गया? जैसे ही वे बात करने वाले थे, विस्फोट से ध्रुव अचानक होश में आ गया। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए गुलशन की तरफ देखा और बोलने के लिए मुंह खोला। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है, तो अध्यक्ष गुलशन ने मुझे आज आपके हकीम एसोसिएशन को इस महान हकीम मुलाकात में विजेता स्थान प्राप्त करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया है। हालांकि ये शब्द गुलशन को एक प्रश्न की तरह लग रहे थे, लेकिन कोई भी ध्रुव के शब्दों में निश्चितता सुन सकता था। गुलशन और चंद्रू ने जब ध्रुव के अचानक शब्द सुने, तो उनकी भौहें भी तन गईं। उनके दिलों में ध्रुव के शब्दों ने उन्हें अतुलनीय रूप से झकझोर दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव ने सचमुच अंदाजा लगा लिया होगा कि वे अपने दिल में क्या सोच रहे थे। हालांकि ये शब्द आखिरकार उसके दिल की सच्चाई थे। इसलिए हालांकि वह दिल से बहुत हैरान था, फिर भी गुलशन ने जोर से सिर हिलाया। यह देखकर ध्रुव एक बार फिर मुस्कुराया और बोला, अगर आज अध्यक्ष गुलशन की इच्छा सिर्फ इतनी ही है, तो मैं अब और नहीं रुकूंगा। मैंने अभी सेकंड ग्रेड के हकीम में कदम रखा है। इस महान हकीम मुलाकात को लेकर मेरा दिल भी अतुलनीय रूप से उत्साहित है। अगर मुझ में क्षमता है, तो मैं स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं दूंगा। उसकी आवाज सुनते ही ध्रुव उठकर दरवाजे से बाहर चला गया। उसके पीछे गुलशन और चंद्रू भी धीरे से खड़े हो गए। इस बार उन दोनों ने ध्रुव का रास्ता नहीं रोका। चूंकि दूसरे पक्ष ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। हालांकि जैसे ही ध्रुव कमरे से बाहर निकलने वाला था, गुलशन को कुछ सूझा और वह ध्रुव की ओर चिल्लाया, भाई ध्रुव, मुझे उम्मीद है कि आप राजन को आज की बात नहीं बताएंगे। वह व्यक्ति स्वाभाविक रूप से संदिग्ध है और निश्चित रूप से कुछ गलत करेगा। उस समय हम एक और बड़ी लड़ाई से बच सकते हैं। यह सुनते ही ध्रुव के मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। उसका शरीर थोड़ा रुक गया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, शांत रहो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो वर्तमान में राजन पहले से ही अपने दिल में बहुत कुछ सोच रहा होगा। उसकी आवाज के बाद ध्रुव का आकार भी गुलशन और चंद्रू की दृष्टि से गायब हो गया। जब गुलशन और चंद्रू ने ध्रुव की बातें सुनी, तो उनके चेहरे के भाव एकदम से थम से गए। वे काफी देर तक एक ही जगह पर खड़े रहे और सदमे से उबर नहीं पाए। जिस समय ध्रुव ने हकीम एसोसिएशन को छोड़ा था, उसी समय राजन का शरीर, जो एक गोली शोधन कमरे में कड़ाही के सामने बैठा था,
इस समय तीव्रता से कांप रहा था। इस समय उसकी काली बूढ़ी आंखों में एक भयंकर क्रोध था जो फूटने ही वाला था। इस दृश्य ने काले वस्त्रधारी उस व्यक्ति को, जो सम्मानपूर्वक बगल में खड़ा था, और भी भयभीत कर दिया। उसका सिर, जो पहले झुका हुआ था, इस क्षण और भी झुक गया। वह जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। काफी देर बाद राजन ने अपने क्रोध से भरे दिल को बलपूर्वक बाहर निकाला। उसने अपने दिल में क्रोध को दबाते हुए अपने बगल में खड़े काले वस्त्रधारी व्यक्ति से पूछा, वह बूढ़ा गुलशन, उसने ध्रुव को क्यों ढूंढा? वह आदमी चौंक गया। वह एक बार फिर दिल ही दिल में फूट फूट कर रोया। इससे पहले ध्रुव ने उससे पूछताछ की थी। इस समय राजन उस पर दबाव डाल रहा था। उसे न जानने की बात तो छोड़ ही दीजिए, अगर उसे पता भी होता तो भी शायद वह इतना डर गया होता कि पूरी तरह भूल ही गया होता। काफी देर तक सदमे में रहने के बाद काले वस्त्र पहने इस व्यक्ति ने अंततः अपना मुंह खोला और कांपते शरीर के साथ धीरे से कहा, बुजुर्ग राजन, यह जूनियर भी अनजान है। उसकी आवाज सुनाई देने से पहले ही एक प्रभावशाली आभा से भरी आवाज राजन के मुंह से निकल चुकी थी, जिससे पूरा स्थान तीव्रता से कांप उठा। राजन के दिल में असंतोष की लहर दौड़ते देख काले वस्त्रधारी का शरीर अचानक नरम पड़ गया। वह तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उसका चेहरा कागज की तरह पीला पड़ गया। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें नहीं पता? राजन एक पल के लिए रुक गया। उसे जमीन पर घुटनों के बल बैठे काले वस्त्रधारी आदमी की कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वे एक पतली रेखा में बदल गईं जब वह अपने सामने कड़ाही में जल रही प्रचंड रोशनी को घूरने लगा। उसने धीरे से अपना हाथ ऊपर उठाया। एक अदृश्य शक्ति के उभार के साथ कड़ाही के भीतर की रोशनी ने भी अपना रूप बदल लिया और एक बेहद क्रूर दिखने वाले जानवर में बदल गई। तुरंत राजन ने अपना मुंह खोला और धीरे से पूछा। राजन की हथेली से आए शक्तिशाली दबाव को महसूस करते हुए काले वस्त्रधारी व्यक्ति का गला थोड़ा सा लड़खड़ा गया जब उसने कड़ाही के भीतर उस भयावह जानवर को देखा। वह अपना मुंह खोलने ही वाला था। यदि तुम्हें कुछ नहीं पता तो इसका मतलब है कि तुम इसे स्वीकार कर रहे हैं। ये शब्द कहते ही राजन का हाथ, जो उसके सामने फैला हुआ था, अचानक भींच गया। एक विचार भी निकला। कड़ाही के भीतर का भयावह प्रचंड रोशनी जानवर भी एक धमाके के साथ कड़ाही के बंधनों को तोड़कर गोली शोधन कक्ष में प्रकट हो गया। इस विशाल उग्र रोशनी जानवर के प्रकट होते ही पूरा गोली शोधन कक्ष हिलने और ढहने लगा। अगर इस गोली शोधन कमरे के निर्माण में असाधारण सामग्री का इस्तेमाल न किया गया होता तो संभव था कि रोशनी जानवर के प्रकट होते ही यह गोली शोधन कक्ष खंडहर में तब्दील हो जाता। काले वस्त्र पहने आदमी के लिए उसे यकीन था कि अगर उसके सामने यह बड़ा आदमी होता तो निश्चित रूप से उसके पास उसके होने की थोड़ी सी भी संभावना नहीं होती। यह सोचते हुए उस आदमी ने जल्दी से अपना सिर उठाया और राजन की तरफ देखा। उसकी आंखों में याचना भरी हुई थी। हालांकि इससे पहले कि वह मुंह खोल पाता, राजन ने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखों से आंखें मिला लीं। उसकी आंखें उदासीनता से भरी थीं। तुम गुलशन के भरोसेमंद सहयोगी हो। चूंकि वह तुम्हें ऐसा मिशन सौंप सकता है, यह स्वाभाविक है, क्योंकि वह तुम पर बहुत भरोसा करता है। अब जब तुमने उसे धोखा दिया है, तो उसे इसका पता चलने में बस कुछ ही समय बाकी है। उस समय चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मौत से बचना मुश्किल होगा। राख और शून्य में बदल जाने के बजाय तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? जब भविष्य में कोई इसे खरीदने को तैयार हो तो इसे तुम्हारी थोड़ी सी कीमत दिखाने के रूप में देखा जा सकता है। राजन के शब्द सुनते ही उस आदमी के हाव भाव तुरंत बदल गए। वह स्वाभाविक रूप से राजन के शब्दों का अर्थ समझ गया। तुरंत ही
उसका पूरा शरीर पागल हो गया और वह उन्मादी अंदाज में राजन पर दहाड़ने लगा। राजन, तुमने हकीमों की दुनिया के नियमों का उल्लंघन किया है। इस दुनिया में सभी जीवित प्राणियों को स्वर्ग की अवहेलना करते हुए गोलियों में नहीं बदला जा सकता। अगर तुमने आज मुझे जबरदस्ती औषधीय गोली में बदल दिया तो तुम निश्चित रूप से हकीम एसोसिएशन और विभिन्न बड़े दलों द्वारा घेर लिए जाओगे और वे तुम पर हमला करेंगे। राजन ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो। उसके मुंह से एक ठंडी हंसी निकली। उसके मुंह के कोने बर्फीले चाप में उठ गए और उसने धीरे से मुंह खोला और हंसा। यह सही है। अगर यह खबर फैल गई तो स्वाभाविक रूप से मेरी काफी निंदा होगी। मैं इस हकीम एसोसिएशन में और नहीं रह पाऊंगा। लेकिन मुझे यह मत बताना कि तुमने ध्यान नहीं दिया कि इस गोली शोधन कक्ष में सिर्फ हम दोनों ही हैं। यहां दंगा फसाद भी हो जाए तो क्या गोलियों को परिष्कृत करते समय कड़ाही का फटना सामान्य बात नहीं है? उसकी आवाज सुनते ही उस विशाल उग्र रोशनी जानवर ने बिना उसकी दया की भीख मांगे काले वस्त्रधारी आदमी को एक ही घूंट में निगल लिया। उसने काले वस्त्रधारी आदमी को जिंदा ही निगल लिया। अतिथि कक्ष में लौटकर ध्रुव का शरीर बिस्तर पर गिर पड़ा। लंबे समय तक एक ही अवतार में सिमटे रहने से ध्रुव का दिल सचमुच थोड़ा थक गया था। जब उसने अपने दो विरोधियों के बारे में सोचा तो उसका दिल आराम करना चाहता था। हकीमों महान मुलाकात बस आने ही वाली थी। अगर वह अपनी चरम अवस्था तक नहीं पहुंच पाया तो समय आने पर उसे अवश्य ही हानि उठानी पड़ेगी। जैसे ही ध्रुव ने मन ही मन यह सोचा, उसके पूरे शरीर की सांसें धीरे धीरे सामान्य हो गईं। लेकिन जैसे ही ध्रुव गहरी नींद में जाने वाला था, उसकी धीरे से बंद आंखें अचानक खुल गईं। उसका शरीर ऐंठ गया और वह उठ बैठा। उसकी साफ आंखों में एक रोशनी सी चमक उठी। ध्रुव ने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और उसके सामने की जगह तुरंत फट गई, जिससे 10 फीट से ज्यादा चौड़ी एक जगह जैसी दरार बन गई। उसके दिमाग में एक विचार आया और एक हरे सुनहरे रंग की कड़ाही, जो दर्जनों फीट ऊंची था, ध्रुव के सामने तैरती हुई आ गया। ध्रुव में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस विशालकाय कड़ाही को जमीन पर गिरा दे। अगर उसने ऐसा किया तो ध्रुव को यकीन था कि इस सराय का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ध्रुव ने जो विशाल कड़ाही निकाली थी वह नदी देवता की दिव्य कड़ाही थी, जो नील शहर में स्वर्गीय कड़ाही रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थी। जब से ध्रुव को नदी देवता की दिव्य कड़ाही मिली थी, वह उसे लगभग भूल ही गया था। प्राचीन नील शहर में उस समय के दौरान लगातार कई घटनाएं घटित होती रहीं। नतीजतन ध्रुव इस बात को याद नहीं कर पा रहा था। अब उसके लिए इस दिव्य कड़ाही पर अच्छी तरह से नजर डालने का समय आ गया था। जब ध्रुव ने इसे प्राप्त किया था तो उसने बस एक नजर ही डाली थी। अब जब उसने इसे ध्यान से देखा है तो यह नदी देवता की दिव्य कड़ाही वाकई एक कलाकृति कही जा सकती है। कड़ाही के शरीर पर घूमती हुई दुनिया का चित्रण था। इस दुनिया की हर चीज उसमें प्रतिबिंबित हो रही थी, मानो पूरी दुनिया उसमें समाहित हो। इस नदी देवता की दिव्य कड़ाही में वास्तव में पूरी दुनिया समाहित थी। यह सचमुच स्वर्गीय कड़ाही की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर आने के योग्य थी। 1000 जानवरों वाली कड़ाही पर मौजूद उन प्राचीन तिलस्मी जानवरों की तुलना में यह नदी देवता की दिव्य कड़ाही और भी ज्यादा प्रभावशाली थी। यह अपनी शक्ति से दूसरों को वश में कर सकती थी। यह भयानक थी। हालांकि ध्रुव के सावधानीपूर्वक निरीक्षण के तहत कड़ाही के शरीर पर एक दरार रेखा दिखाई दी थी। नदी देवता की दिव्य कड़ाही के क्षतिग्रस्त होने से ध्रुव बेहद सदमे में था। नदी देवता की दिव्य कड़ाही एक भयावह अस्तित्व था, जो स्वर्गीय कड़ाही की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर था। दुनिया में इसकी प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से सभी को पता थी। इसे प्राप्त करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए क्षतिग्रस्त होना असंभव था। हालांकि
देखने से ऐसा लगता था कि नदी देवता की दिव्य कड़ाही इतनी सरल नहीं थी। अरे यह नदी देवता की दिव्य कड़ाही है। अरे लड़के, तुम्हें कुछ अच्छी चीजें मिल गई हैं। जबकि यह बूढ़ा आदमी सो रहा था, अचानक घोरस की आवाज मानो नरक की गहराइयों से आई हो। यह ध्रुव के कानों में धीरे से पहुंची, जिससे ध्रुव के चेहरे का भाव अनायास ही पीला पड़ गया। सरसरी नजर में कड़ाही अजीब नहीं लगती थी, हालांकि गौर से देखने पर पता चलता था कि पूरी कड़ाही दरारों से भरी हुई थी। कम से कम कड़ाही का लगभग आधा हिस्सा ऐसी दरारों से भरा था जो लगभग अंदर तक घुसने वाली थीं। ऊपर से नीचे तक ये दरारें चीड़ के पेड़ की तरह फैली हुई थीं। ध्रुव ने भी एक ही नजर में इन सब का कारण समझ लिया। कड़ाही के ऊपर एक साफ ब्लेड का निशान था। यही ब्लेड का निशान कड़ाही के नुकसान की कुंजी था। ध्रुव की नजरें उस दबंग ब्लेड के निशान पर टिक गईं। उसका दिल भी इससे बेहद सदमे में था। स्वर्गीय कड़ाही की रैंकिंग में नदी देवता की दिव्य कड़ाही को दूसरा स्थान मिला। गोली बनाने की सफलता दर में चाहे कितनी भी वृद्धि क्यों न हो, नदी देवता की दिव्य कड़ाही को परिष्कृत करने में प्रयुक्त सामग्री ही असाधारण थी। स्वर्गीय सूर्य हरे सोने का एक पूरा टुकड़ा ऐसी चीज थी जिसकी तुलना किसी मूल परिवर्तन रैंक योद्धा का पूरा भाग्य भी नहीं कर सकता था। यह नदी देवता की दिव्य कड़ाही स्वर्गीय सूर्य हरे सोने के एक पूरे टुकड़े से बनी थी। यही कारण था कि गंभीर क्षति के बाद भी यह बिना टूटे अपने मूल आकार को बनाए रखने में सक्षम था। यह पहली बार था जब ध्रुव ने इतने सालों में इतनी मजबूत कड़ाही देखी थी। ध्रुव ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां उस धारदार निशान पर फिरीं। जैसे ही वे आपस में टकराईं, पिछले व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई अत्यंत प्रभावशाली और भयावह आभा धारदार निशान से तुरंत बाहर निकल आई। इसने ध्रुव के शरीर पर हमला किया, जिससे ध्रुव का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। अचानक ध्रुव के शरीर से एक ठंडी खर्राट निकली। इस ध्वनि के साथ ही बेहद दबंग ब्लेड क्यूब ही टूट गया। हालांकि ऐसा हुआ भी, फिर भी फटते हुए शक्ति ब्लेड ने ध्रुव के शरीर पर काफी गहरा प्रभाव डाला। जैसे ही ब्लेड फटा, ध्रुव का शरीर भी अचानक 2 कदम पीछे हट गया। अनायास ही उसके मुंह से खून की एक बूंद निकल पड़ी। एकमात्र अवशेष ब्लेड आभा वास्तव में इस बूढ़े आदमी के सामने इतराने की हिम्मत कैसे कर सकती है? एकमात्र ब्लेड आभा के बारे में भूल जाओ। भले ही तुम्हारा वास्तविक शरीर यहां हो, तुम्हारे पास ऐसा करने की क्षमता नहीं होगी। घोरस की आकृति धीरे धीरे ध्रुव के पास प्रकट हुई। अपनी आस्तीन लहराते हुए उसके मुंह से एक ठंडी खर्राट निकली। एक अदृश्य शक्ति ने तुरंत हमला किया और एक बार फिर ब्लेड के निशान पर वार किया। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। बचे हुए ब्लेड की आभा तुरंत फट गई। उसे घोरस ने नष्ट कर दिया था। घोरस ने अपना सिर घुमाकर ध्रुव की ओर देखा, जो जमीन पर आधा घुटनों के बल बैठा था। उसकी नाक से एक हल्की सी खर्राट निकली और उसने धीरे से डांटा। हालांकि इस स्तर के व्यक्ति की ताकत बहुत ज्यादा नहीं होती, फिर भी वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तुम यूं ही छू सकें। क्या तुम्हें लगता है कि लगभग 1000 साल बाद ब्लेड के निशान ने अपनी ताकत खो दी है? तुम सचमुच आकाश और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। अगर आज जब ब्लेड की आभा पूरी तरह से फूटी थी, तब मैं यहां नहीं होता, तो संभव है कि यह प्राचीन नील शहर भी तुरंत नष्ट हो जाता, सिर्फ तुम्हारे साथ। घोरस के शब्द कहने के बाद ध्रुव एक बार फिर जोर से खांसने लगा। उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। एक ही वार में पूरे प्राचीन नील शहर को पल भर में तबाह कर देना। ध्रुव को यकीन था कि अगर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर भी आत्म विनाश कर ले और अपने शरीर के भीतर दिव्य रोशनी का इस्तेमाल करे, तो भी वह इतना भयावह हमला नहीं कर पाएगा। हालांकि इस समय इतनी छोटी सी ब्लेड की आभा वास्तव में इतना भयावह हमला करने में सक्षम थी।
यह वाकई चौंकाने वाला था। ध्रुव मन ही मन खुश हुआ, पर उसे सदमा भी लगा। शुक्र है कि आज बूढ़ा गौरस मौजूद था, वरना उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी मौत कैसे हुई। ध्रुव के मन में उस योद्धा के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी जिसने यह ब्लेड का निशान छोड़ा था। 1000 साल बाद भी न बिखरने वाली इतनी शक्तिशाली ब्लेड आभा छोड़ने वाले इस योद्धा की ताकत कम से कम महान मूल सम्राट रैंक के स्तर की तो रही होगी। मूल सम्राट रैंक। वर्तमान ध्रुव ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। उस स्तर के योद्धा का स्थान दुनिया में भी शीर्ष पर होता। फिर भी इस कड़ाही में दूसरे पक्ष का पूरा जोरदार हमला था। संभवतः नदी देवता की दिव्य कड़ाही का पिछला मालिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। ध्रुव ने दिल में आह भरकर अनायास ही 1-2 बार खांसी की। उसने जल्दी से अपनी स्टोरेज अंगूठी से रैंक 9 की रिकवरी पिल निकाली और निगल ली। गोली के शरीर में प्रवेश करते ही ध्रुव के पेट से तेजी से एक गर्म धारा फैल गई। उसके शरीर के घाव धीरे धीरे ठीक हो गए। जब ध्रुव खड़ा हुआ तो घोरस ने फिर से एक हल्की सी खर्राट भरी। उसका मुरझाया हुआ हाथ ध्रुव के सामने फैला हुआ था और वह धीमी आवाज में बोल रहा था, ले लो, यह चीज तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक है। ध्रुव ने अपनी भौहें उठाईं। उसने घोरस के हाथ की ओर देखा। उसकी हथेली में एक जेड जैसा मनका चुपचाप पड़ा था। ध्रुव अभी पूछताछ करने ही वाला था कि घोरस ने जल्दी से बोलने के लिए अपना मुंह खोला। ज्यादा मत सोचो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह उस ब्लेड का आभा मंडल है। हालांकि मेरे द्वारा परिष्कृत होने के बाद उस व्यक्ति की ब्लेड की कुछ समझ इसमें बनी रही है। हालांकि तुम्हारा हथियार कोई बड़ा ब्लेड नहीं है, फिर भी दोनों एक जैसे हैं। तुम्हें इससे काफी समझ हासिल करनी चाहिए। घोरस की बातें सुनकर ध्रुव के दिल में एक एहसास उमड़ पड़ा। घोरस आमतौर पर अपने कर्तव्य पर अड़ा रहता था और ध्रुव को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन इस वक्त भी वह ध्रुव की ताकत के बारे में सोच रहा था। यह हरकत ध्रुव के दिल को कैसे नहीं छू सकती थी। ध्रुव एक ऐसा इंसान था जो एहसान का बदला 10 गुना चुकाने को तैयार था। जब उसने घोरस को इतना नेक काम करते देखा तो वह आधा कदम पीछे हटने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। उसने आदरपूर्वक घोरस को प्रणाम किया। यह जूनियर आपके दयालुता के लिए बड़े को धन्यवाद देता है। ध्रुव की हरकतें देखकर घोरस की आंखों में एक चमक दौड़ गई। उसके मुंह के कोने पर प्रशंसा भरी मुस्कान उभरी, लेकिन वह बस एक पल के लिए ही रही। घोरस एक पल बाद सामान्य हो गया। उसने ध्रुव को जवाब देते हुए धीरे से खर्राटे लिए। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ मन का ध्रुव की ओर उछाल दिया। ध्रुव ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और ध्यान से उसके हाथ में रखे मनके को देखा। घोरस ने ध्रुव के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया और नदी देवता की दिव्य कड़ाही को देखने लगा। ज्यादा सटीक तौर पर कहें तो वह नदी देवता की दिव्य कड़ाही पर लगे ब्लेड के निशान को देख रहा था। काफी देर बाद घोरस ने बगल में खड़े ध्रुव की तरफ देखा। उसने अपने होंठ सिकोड़े और अपनी गहरी बूढ़ी आंखों से ब्लेड के निशान को देखा। फिर उसने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, क्या हुआ? चूंकि ब्लेड का आभा मंडल टूट गया है, इसलिए तुम्हारी सील भी टूट गई है। क्या तुम बाहर आकर हमें अपना परिचय देने का इरादा नहीं रखते, या तुम चाहते हो कि यह बूढ़ा तुम्हें खुद घसीट कर बाहर ले आए? घोरस के ये शब्द कहते ही ध्रुव के हाव भाव बदल गए। उसने घोरस की तरफ देखा और भौहें चढ़ा लीं। उसने घोरस की निगाहों का पीछा किया और उसकी आंखों के भाव फिर बदल गए। घोरस असल में ब्लेड के निशान से बात कर रहा था। घोरस के शब्दों की ध्वनि सुनकर नदी देवता की दिव्य कड़ाही को मानो कुछ आभास हुआ। एक पल के लिए झिझकने के बाद आखिरकार उसने आह भरी। उसके बाद एक धुंधली मानव आकृति धीरे धीरे नदी देवता की दिव्य कड़ाही से बाहर निकली
और ध्रुव और घोरस की आंखों के सामने प्रकट हुई। ध्रुव की आंखें उसके सामने खड़ी इस धुंधली मानव आकृति को घूरने लगीं। उसका दिल तुरंत धड़क उठा। मूल मार्शल दुनिया की जीवन शक्ति मार्कस से भिन्न थी। इसके कारण व्यक्ति की आत्मा मूल परिवर्तन रैंक में पहुंचने से पहले बिना भौतिक शरीर के लंबे समय तक टिक नहीं पाती थी। यह केवल समय की बात थी कि व्यक्ति की आत्मा नष्ट हो जाए। इस समय ध्रुव के सामने की धुंधली मानव आकृति वास्तव में उसके सामने खड़ी थी। इसके अलावा वह नदी देवता की दिव्य कड़ाही से बाहर आया था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसकी शक्ति कम से कम एक कुलीन मूल परिवर्तन रैंक जितनी थी? यह सोचते ही ध्रुव की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। सामने खड़े व्यक्ति को देखते ही उसकी आंखें सदमे से भर गईं।